ये इकलौता ऐसा ग्लैंड है, ये इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो एज बढ़ने के साथ साथ रिड्यूस होते जाता है। क्लियर, एज बढ़ने के साथ साथ रिड्यूस होते जाता है। ध्यान से समझो, क्योंकि ये हेल्प इन इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी में हेल्प करने वाला होता है, ये इम्यूनिटी को ये रेगुलेट करने वाला होता है। तो जो ओल्डर एज पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। क्लियर, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ ये जो ग्लैंड है इसका साइज धीरे धीरे क्या होते जाएगा, तुम्हारा छोटा होते जाता है, या ड्वार्फिज्म ये होता है, जिसमें कि तुमको जो भी पर्सन होते हैं ये नॉर्मल ही होते हैं, बस उनका बॉडी साइज जो रहता है ये रिड्यूस हो जाता है। ये अच्छा खासा इनके बच्चे भी होते हैं, मतलब फर्टाइल होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे या फिर सेक्सुअली इनको किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम होने वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल होते हैं, वैसे ही चल फिर पाएंगे, वैसे ही जैसे एक्टिविटी हम लोग करते हैं वैसे ही एक्टिविटी इनका भी परफॉर्म होगा, लेकिन बॉडी साइज जो रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो पिछले वाले क्लास में जो था ये हम लोगों का डिसऑर्डर्स बचा हुआ था, ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स के जो हम लोग के डिसऑर्डर्स थे ये बाकी थे। हाँ, उसके फंक्शंस में बेसिकली शायद मैंने तुमको दो फंक्शंस उसका नहीं लिखवाया है, ठीक है। तो उसके फंक्शंस में दो और चिपका लेना, शायद एक बार चेक कर लेना, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। एक तो अफेक्ट स्किन पिगमेंटेशन थायराइड में भी, क्लियर, क्योंकि कल क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो उस बेसिस पे देख लो। पिगमेंटेशन जो है ये तुम्हारे 3 हार्मोन्स हम लोगों ने पढ़ चुका है, तीनों के तीनों हार्मोन्स बॉडी पिगमेंटेशन में रोल प्ले करते ही हैं। समझ में आ गया। पिट्यूटरी ग्लैंड जो था वहां से मेलेनोसाइट निकल रहा था, तो वो तो बॉडी डार्कनिंग का काम करता है सीधा। उसके बाद में कल हम लोगों ने देखा हुआ था एक और पीनियल ग्लैंड भी तुम्हारे अफेक्ट करता है स्किन पिगमेंटेशन को। क्लियर, एनिमल्स में वो ज्यादा दिखता है। और वैसे ही स्किन पिगमेंटेशन का तुम्हारा स्किन पिगमेंटेशन को अफेक्ट करने वाला होगा थायराइड हार्मोन्स भी। क्लियर, थायराइड हार्मोन्स भी स्किन पिगमेंटेशन को अफेक्ट करते हैं। अभी एक देखेंगे डिसऑर्डर, क्या था भाई, चलो जो भी है, क्रिटिनिज्म। क्लियर, तो वो जो डिसऑर्डर है उस डिसऑर्डर में हम लोग देखेंगे कि जो सफरिंग जो पर्सन होते हैं इस बीमारी से, उनके बॉडी का जो पिगमेंट होता है, मतलब उनका बॉडी का जो स्किन रहता है ये एबनॉर्मल आता है। क्लियर, तो स्किन कलर अगर एबनॉर्मल आ रहा है, बोलने का मतलब जो भी डिजीज है वो तुम्हारे स्किन पिगमेंटेशन को भी, या जिस हार्मोन की वजह से डिजीज हो रहा है वो तुम्हारे स्किन पिगमेंटेशन को भी अफेक्ट करेगा, सीधी सी बात। क्लियर, तो मैंने तुमको कल भी बताया हुआ था, बेसिकली जो हार्मोन्स हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं, ये हार्मोन्स ऐसा नहीं है कि एक ही हार्मोन तुम्हारे किसी एक एक्टिविटी को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा हुआ था, सारे जितना भी अभी हम लोगों ने हार्मोन्स देखा हुआ था वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी एक तरीके से रेगुलेट करने का काम कर रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे रहते हैं जिनको कि तुम्हारे कई हार्मोन्स मिल करके हो, चाहे सेपरेटली हो, किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करते ही हैं। जैसे कल एक और एग्जांपल इसका मैंने दिया हुआ था इरेथ्रोपोएसिस का, तो ये इरेथ्रोपोएसिस करवा रहा है। अभी आने वाले और भी तुम्हारे बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रहेंगे जो इरेथ्रोपोएसिस करवाएंगे। इरेथ्रोपोएसिस बोलने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो इसके बाद में थायराइड हार्मोन्स के डिटेलिंग होने के बाद अब आगे देखना है हम लोगों को यहाँ से। अच्छा, कुछ इमेजेस दिखा दें क्या? चलो इमेजेस पहले देख लो भाई, कल कम से कम जितना पढ़े हुए थे उनके देख लो इमेजेस की। ये जो डिसऑर्डर्स आते हैं तो एक्चुअल में बॉडी किस टाइप से बनता है, उसके बाद फिर इसका डिसऑर्डर चालू करेंगे। वेट, देखो ये होता है ड्वार्फ पर्सन या ड्वार्फिज्म, ये होता है जिसमें कि तुमको जो भी पर्सन होते हैं ये नॉर्मल ही होते हैं, बस उनका बॉडी साइज जो रहता है ये रिड्यूस हो जाता है। ये अच्छा खासा इनके बच्चे भी होते हैं, मतलब फर्टाइल होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे या फिर सेक्सुअली इनको किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम होने वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल होते हैं, वैसे ही चल फिर पाएंगे, वैसे ही जैसे एक्टिविटी हम लोग करते हैं वैसे ही एक्टिविटी इनका भी परफॉर्म होगा, लेकिन बॉडी साइज जो रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। समझ में आ गया? ये ड्वार्फिज्म, ये हम लोग अभी देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के डिसऑर्डर्स, पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स। उसमें जो 4 देखे हुए थे पहले उसको निपटा लेते हैं, ठीक है। तो ये ड्वार्फिज्म हो जाएगा। उसके बाद में एक्रोमाइक्रिया जो था वहां पे, इसमें देख लो ये तुम्हारा हैंड है, ये इसमें एक फिंगर छोटा हो गया है, इसमें बाकी फिंगर्स में ये छोटे हो गए हैं। तो मैंने बताया हुआ था उसमें तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स जो रहते हैं, कुछ बॉडी ऑर्गन्स जो रहते हैं यही रिड्यूस रहने वाले होंगे आफ्टर प्यूबर्टी की केस में। क्लियर, तो एक्रोमाइक्रिया होता है। एक्रोमाइक्रिक जो पर्सन्स रहते हैं वो इस टाइप से अपीयर होते हैं। इसमें तो खैर छोटा सा सिर्फ हाथ का इमेज लाया गया है। कुछ इमेजेस देखोगे तो उसमें पैर जो रहता है उसका साइज छोटा हो जाएगा, या तो दोनों पैर छोटे हो जाएंगे या एक पैर छोटा हो जाएगा।
पाँव जो रहता है वो उसका साइज छोटा हो जाएगा, पाम का साइज छोटा, हैंड का साइज छोटा। इस टाइप से कई ऑर्गन्स इसमें से अफेक्ट होते हैं जिनके साइज रिड्यूस्ड ही रह जाते हैं। क्लियर, जिनके साइज रिड्यूस्ड ही रह जाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा जाइजेंटिज्म का में भी नहीं आया, ठीक है, वो जाइजेंटिज्म का इमेज दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये होता है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली जिस पर्सन को हो जाएगा ये वो डिसऑर्डर होता है। तो इस वाले डिसऑर्डर में देख रहे हो ये जो चीन वाला रीजन है, चीन वाला रीजन ऐसे आगे बढ़ गया है, ऐसे बाहर निकल गया है। क्लियर, तो इस टाइप से अपीयरेंस होता है वो पर्सन। इसके बाद में ये क्रिटिनिज्म तो आज देखेंगे हम लोग इसको। चलो, तो बेसिकली इतना ही था, वो 4 इमेजेस दिखाना था। और जो बहुत बड़े साइज के हो जाते हैं, ठीक है, उनको जाइजेंटिज्म बोला जाएगा। वो इमेज एक्चुअली में दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है तो नेटवर्क सर्च मार के देख लेना, या तो फिर नेक्स्ट क्लास में जब इमेजेस दिखाएंगे तो वहां पे फिर इसको डिटेल दिखाएंगे। ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो नेक्स्ट आज के लिए हेडिंग लगाओ डिसऑर्डर्स। अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं? थायराइड ग्लैंड देख रहे हैं ना, थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड डिसऑर्डर्स, तो मैंने पहले भी बोल दिया है कि डिसऑर्डर्स जब हम लोग डील करने वाले रहेंगे उसी पैटर्न पे डील करने वाले हैं। एक तो जब कम सिक्रेशन होगा उस टाइम पे क्या होगा, दूसरा जब ज्यादा सिक्रेशन होगा तब उस टाइम पे क्या होगा। हाँ, उसके अलग अलग फेजेस हो सकते हैं, जैसे प्यूबर्टी आने से पहले, प्यूबर्टी आने के बाद, क्लियर, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो इस टाइप से अलग अलग उसमें से और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, बट हम लोग को मेनली क्लासिफाई करना है एक तो हाइपोसिक्रेशन के केस में, और एक आ जाएगा यहां से हाइपर सिक्रेशन का केस। एक हो जाएगा हाइपोसिक्रेशन, एक हो जाएगा यहां से हाइपर सिक्रेशन। क्लियर, तो अगर थायराइड हार्मोन तुम्हारे कम अमाउंट पे सिक्रेट होता है तो इसमें से कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं पहले यही देख लो। जैसे सबसे पहले नंबर पे अगर इसमें देखेंगे हम लोग तो क्रिटिनिज्म। एक आता है इसमें से क्रिटिनिज्म। क्लियर, और उसके बाद में देखेंगे तो आ जाएगा सिंपल गॉइटर। पहले नाम ही लिखो, एक आ जाएगा इसमें से सिंपल गॉइटर। क्लियर, सिंपल गॉइटर। ध्यान दो, अगर बच्चे के चाइल्डहुड के टाइम पे हाइपो सिक्रेशन हुआ है या फिर उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जब वो अपने मदर के यूट्रस में प्रेजेंट होगा उस टाइम पे अगर ये सिक्रेशन कम होता है, थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन अगर कम होता है तब के केस में क्रिटिनिज्म आता है। क्लियर, तब के केस में क्रिटिनिज्म आता है। और अगर एडल्टहुड में मतलब प्यूबर्टी के बाद अगर आएगा तब के केस में उसका दूसरा नाम आ जाएगा मिक्सिडिमा। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? मिक्सिडिमा। बेसिकली इसमें जो फीमेल्स में, जनरली फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है वही इरेगुलेट हो जाता है। ठीक है, मिक्सिडिमा में फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होने वाला होता है। क्लियर, इसके बाद एक और डिजीज आएगा इसमें से जिसको हम लोग बोलते हैं हैशिमोटो। ठीक है, नाम लिख लो, इसके बारे में डिटेल डील नहीं करना, बस नाम तुमको पता रहना चाहिए। क्या जाएगा? हैशिमोटो। क्लियर, थायराइड हार्मोन की वजह से जितने भी तुम्हारे यहाँ पे डिसऑर्डर्स आने वाले रहेंगे सारे के सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने वाले हैं। क्लियर, तो क्या हो जाएगा? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो बेसिकली हाइपोसिक्रेशन के केस में तुमको ये 4 डिसऑर्डर्स देखने हैं, जिनमें से ये दोनों तुमको नहीं मिलने वाले एनसीईआरटी में। क्लियर, क्योंकि उसके फंक्शंस में या अफेक्ट में दिया हुआ है ये किसको कंट्रोल करेगा, हम लोगों ने लिखा भी हुआ था मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये रेगुलेट करने का काम करता है, जिस भी तरीके से हो बाकी करेगा। तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि अगर उसका कमी बेसिक कुछ भी होता है तब के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अफेक्ट होने वाला रहेगा। तो मिक्स एडिमा वो टाइप का डिसऑर्डर हो जाएगा जिसमें कि तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अफेक्ट होता है। आगे ये समझ में क्लियर है? क्लियर, चलो भाई अब समझो ध्यान से। जैसे पहले नंबर पे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है क्रिटिनिज्म। एक काम करते हैं, इसमें तो एक ही लाइन लिखना है, इसमें बस लिख लो अफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर इन तीनों को हम लोग डिटेल में आगे भी देखेंगे। अफेक्ट, उसके बारे में नहीं देखना, अफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल।
ठीक है, ये जो है ये आफ्टर प्यूबर्टी आया है। एक काम करो बेट, आफ्टर प्यूबर्टी, क्लियर, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने के बाद अगर इसका तुम्हारा सिक्रेशन लो लेवल पे होगा तब के केस में मिक्स एडिमा होगा, मिक्स एडिमा याद रखना, ठीक है। और एक है हाशिमोटो, बस दोनों नाम को याद रखे रहो, इसके बारे में डिटेल तुम लोग को नहीं जानना, नाम याद रखे रहो, क्या पता भाई यही पूछ दे, क्लियर है कि ये जो डिजीज है ये कौन से हार्मोन से होने वाला है, किस हार्मोन के डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस अमाउंट के होने से ये डिजीज होते हैं, ये नाम पूछ सकता है, क्योंकि ये मे भी प्रीवियस कुछ मेडिकल एग्जाम्स में मैंने देखा हुआ है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, तो इस हिसाब से ये तुम्हारे 4 हाइपोसिक्रेशन के डिजीज हो जाएंगे। इसके बाद अगर हाइपर सिक्रेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ एक आता है ग्रेव डिजीज, ठीक है, क्या आ जाएगा यहां से, ग्रेव डिजीज, इसके बारे में भी देखेंगे आगे में। अब इनको एक एक करके हम लोग डिटेल में डील करेंगे नेक्स्ट पेज में, क्योंकि इसके बारे में मेरे को तुमको बताना भी है, थोड़ा सा मैकेनिज्म बताएंगे भाई कैसे होता है, सिंपल क्वाइटर कैसे होता है, ये तुम्हारा ग्रेव डिजीज कैसे होता है, क्लियर। तो पहले ये फ्लो डायग्राम बनाओ, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, एक एक को क्रिटिनिज्म से स्टार्ट करते हुए डिटेल करते हुए चलेंगे, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। हाँ, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते, हालांकि वहां पे तो लिखेंगे, ये भी गॉइटर ही है, इसको हम लोग एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर बोलते हैं, ठीक है, लिख देते हैं भाई एक बार और एक्सोप्थेलेमिक गॉइटर, ठीक है, एक्सोप्थेलेमिक गॉइटर, इसी को ग्रेव डिजीज बोला जा रहा है, ग्रेव डिजीज, ठीक है। चलो 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 जल्दी लिखो, इतने को जल्दी नोट डाउन करो, डन, वेरी गुड। चलो अब, अच्छा इसमें नहीं लिखे हैं, ये बिफोर प्यूबर्टी है, आफ्टर प्यूबर्टी है, ये तुम्हारा या तो चाइल्डहुड में आएगा या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में आएगा, क्लियर। तो चाइल्डहुड और एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, क्लियर है। चलो तो बस इतना लिखने के बाद अब नेक्स्ट यहां से हेडिंग लगाओ, पहले नंबर का क्रिटिनिज्म, चलो देखो, तो क्रिटिनिज्म कौन सा टाइम का तो है ये तो देख लिया, तो चाइल्डहुड में तुम्हारा हाइपोसिक्रेशन होने वाला होगा थायराइड हार्मोन्स का, या फिर जब एम्ब्रियोनिक स्टेज रहेगा तब के केस में मदर बॉडी पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होगा प्रॉपर अमाउंट पे, तब के केस में भी तुम्हारा क्रिटिनिज्म हो जाता है। अब मैंने इसके बारे में भी तुमको पहले के डिसऑर्डर में, जो हम लोगों ने पिट्यूटरी डिसऑर्डर देखा हुआ था उस टाइम पे भी बताया हुआ था कि आगे आएगा क्रिटिनिज्म। जैसे पिट्यूटरी डिसऑर्डर में अभी हम लोगों ने पर्संस भी देखा हुआ था, ये बस फिजिकली ही थोड़े से शॉर्ट होने वाले रहते हैं, बाकी मेंटली इन लोग का हेल्थ बेहतरीन रहेगा, मतलब नॉर्मली होता है, सेक्सुअल हेल्थ भी इन लोग का नॉर्मली होता है। लेकिन जो क्रिटिनिज्म का जो पेशेंट होता है, क्लियर, क्रिटिनिज्म का जो पेशेंट होता है, इसमें तुम्हारा फिजिकल, मेंटल और क्या बोलते हैं सेक्सुअल, तीनों ही ग्रोथ जो रहते हैं ये अफेक्ट होते हैं, और तीनों ग्रोथ पुअर होता है। आ गया ये समझ में, क्लियर, तीनों ही ग्रोथ इसमें क्या हो जाएगा, पुअर। तो लिखना यहां पे पुअर फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ, सेक्सुअल डेवलपमेंट लिखो। ठीक, अब समझो, देखो सारे चीजें सीक्वेंस में रहते हैं, दिमाग थोड़ा सा यूज करोगे हाँ तो फिर वो सारे के सारे पॉइंट्स तुमको एज इट इज याद होते चलेंगे। हाँ, दिमाग से भाई कुछ ना कुछ उतर जाता है, थ्योरेटिकल लिखने के लिए आएगा तब तो लिख ही डालोगे 5-6 पॉइंट्स, वो तो ऑप्शनल टाइप का रहता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तब तुमको एग्जैक्ट पॉइंट पता रहना चाहिए, ठीक है, तो इसी के लिए सारे के सारे पॉइंट्स तुमको अच्छे से दिमाग में बैठाना है। अब ध्यान दो, ये जब पुअर फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल डेवलपमेंट बोल रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें बीएमआर जो रहेगा ये भी अफेक्ट होने वाला रहेगा, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, बीएमआर रिड्यूस हो जाता है, लो बीएमआर लिख लोगे। अब समझो, बीएमआर अगर लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है बॉडी में एटीपी कम बनेगा,
एटीपी कम बनेगा, फैट्स वगैरह का टूटने का प्रोसेस भी यहाँ पे कम होता है, तो एटीपी भी कम बनेगा, एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके वजह से एनर्जी कम प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो पेशेंट रहता है इसको बहुत ज्यादा कोल्ड फील होता है, थोड़ा सा भी ठंडी लगेगा मतलब ये पूरा चद्दर में अंदर चला जाएगा, मतलब इतना ठंडी लगने वाला होता है, क्योंकि भाई बॉडी एक्टिविटी जो है बीएमआर लो है, मतलब बॉडी एक्टिविटी बहुत कम हो रहा है। इसी का भी ऑपोजिट हम लोग देखेंगे, वो एक्सोथैलेमिक गॉइटर का, एक्सोथैलेमिक गॉइटर में इसी का जस्ट उल्टा होने वाला होगा, उसमें बीएमआर बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर, बीएमआर ज्यादा होने की वजह से बॉडी में तुम्हारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा चलेंगे, जिसकी वजह से बॉडी में वार्मथ रहता है, तो उस आदमी को गर्मी ज्यादा लगेगा जिसमें तुम्हारा एक्सोथैलेमिक गॉइटर हुआ रहेगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया रहेगा। तो इतने में से देखो फिजिकल मेंटल लिख लिया, मतलब पुअर आईक्यू लेवल है, ये सब उसमें आ गया, इंक्लूड हो गया, ठीक है, मतलब आईक्यू लेवल उसका जीरो कम हो जाता है, साथ ही साथ में इसमें डीप म्यूटेशन भी आता है, मतलब गूंगा बहरा भी हो जाते हैं। एक आ जाएगा इसमें से डीप म्यूटेशन। क्लियर, तो डीप म्यूटेशन भी इसी में आने वाला होता है। और अगर आगे की एक सेकंड ना, एक सेकंड, थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है, वेट। क्लियर है, चलो अब लो बीएमआर हो गया, लो, अच्छा इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, लो बीएमआर के साथ साथ में लो टेम्परेचर, क्योंकि उसमें हाई टेम्परेचर होने वाला होगा, तो इसको लो टेम्परेचर हम लोग देखेंगे। क्लियर, लो बीएमआर हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, डीप म्यूटेशन भी आता है इसमें, मतलब गूंगा बहरा भी हो जाते हैं, और स्किन जो रहता है, स्किन एबनॉर्मल हो जाएगा, एबनॉर्मल स्किन। स्किन कैसे हो जाएगा, एबनॉर्मल। साथ ही साथ में बोला कि ठंडी बहुत ज्यादा लगे तो इंटॉलरेंस कोल्ड, कोल्ड ऐसे लिखो, कोल्ड इंटॉलरेंस। कोल्ड इंटॉलरेंस, ठीक है, इसके बॉडी में कोल्ड इंटॉलरेंस आएगा, ठंडी को ये ज्यादा झेल ही नहीं पाने वाला। आया इस समझ में, कितने पॉइंट्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, 3 तो उसी में आ गया, फिजिकल ग्रोथ पुअर, मेंटल ग्रोथ पुअर, सेक्सुअली डेवलपमेंट पुअरली। क्लियर, तो इस हिसाब से 3 तो उसी में आ गया, बाकी सारे पॉइंट छापो, इतना ही है, लिखो लिखो, एक आध पॉइंट और कराते कराते याद आ जाए, जैसे कल हम लोगों ने देखा हुआ था फंक्शंस में, उसमें 2 पॉइंट्स याद नहीं आया था कल, आज याद आ गया, लिखवा दिए उसी को, बस लिखो लिखो फटाफट लिखो। डन, गुड। क्रिटिनिज्म होने के बाद अब हम लोग को इसमें से सिंपल गोइटर देखना है, ठीक है, तो सिंपल गोइटर थोड़ा सा समझना भी उसमें, देखो ध्यान से, इसके एलिमेंट समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। सिंपल गोइटर, क्लियर, वो घेंगा जान तो रहे होगे, गले के पास में जो ग्लैंड्स रहता है वैसे फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाता है उसमें, क्यों आएगा वो अभी देखेंगे उसका रीजन भी। तो इसको समझने से पहले तुमको मैंने पहले कभी फीडबैक, हाँ फीडबैक मैकेनिज्म तो मैंने तुमको एक बार बताया हुआ है, क्लियर, अभी फिर एक बार बता रहा हूं, और ये भी समझ लो कि फीडबैक मैकेनिज्म अभी फिर 12th में जैसी एंट्री लोगे वहां पे भी तुमको देखने के लिए मिलेगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर से, मतलब सेकंड चैप्टर से, और उसमें थोड़ा सा डिटेल देखना है ज्यादा, तो ध्यान से समझो, हमारे बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, क्लियर, हमारे बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, तो फीडबैक मैकेनिज्म जब चलेगा तो जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारा सॉरी थायराइड हार्मोन जो रहेंगे इनका लेवल अगर कम हो रहा होगा तो फिर सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस के पास में कि ज्यादा से ज्यादा हार्मोन सिक्रेट करवाया जाए, जिससे कि T3 T4 का फॉर्मेशन हो, ऐसे समझो, इसका पूरा एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ऐसे समझो, जैसे मान करके चलो T3 एंड T4 का लेवल अगर लो हुआ, वेट, एक सेकंड रुको भाई, इसमें पता नहीं कुछ अटक रहा है, वेट,
एक सेकंड ना, एक सेकंड। चलो ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म हमारे बॉडी में कैसे चलता है समझो। ये तो थायराइड हार्मोन्स हो गया T3 T4, जब इसका लेवल या तो लो होगा या हाई होगा, तब के केस में ये सीधा सिग्नल भेजता है किसको, हाइपोथैलेमस को। ये फ्लो डायग्राम कोने में बनाना, तब यहां से सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस के पास। क्लियर। अगर बॉडी लेवल लो हुआ है तो हाइपोथैलेमस को बोला जाएगा, सॉरी T3 T4 का लेवल बॉडी में अगर लो हुआ है, तब के केस में हाइपोथैलेमस को बोला जाएगा कि ये ज्यादा ज्यादा रिलीज करे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच। टीएसएच वो सिक्रीट करने वाला होगा, वो जितना ज्यादा टीएसएच सिक्रीट करेगा ये पहुंचेगा तुम्हारे पिट्यूटरी के पास, ये पहुंचेगा तुम्हारे पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी फिर यहां से तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, थायराइड, थायराइड टीएच, थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन सिक्रीट करेगा, तो यहां से आ जाएगा थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन तुम्हारा पहुंचने वाला रहेगा थायराइड ग्लैंड के पास में। क्लियर। अब थायराइड ग्लैंड से फिर फॉर्मेशन होता है किस चीज का, T3 T4 का। तो ध्यान दो, इस टाइप से मैकेनिज्म चलता है फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे ही तुम्हारा लो लेवल होता है T3 T4 का, तो यहां से जो फीडबैक मैकेनिज्म जाकर इसको बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव बोलने का मतलब होता है कि सिंथेसाइज करवाना है, याद कर लो, अब भी आएगा 2 महीने के बाद फिर। तो सबसे पहले में क्या होगा, ये पॉजिटिव फीडबैक जाएगा और यहां से ये सीक्रेट करवाने के लिए बोलेगा। और अगर हाई लेवल है, लेवल अगर हाई है, तब यहां से फिर तुम्हारा नेगेटिव फीडबैक पहुंचेगा किसके पास में, हाइपोथैलेमस के पास। नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक जब इसके पास जाता है, नेगेटिव फीडबैक जब उसके पास जाता है, तब फिर ये वो सारे प्रोसेसेस करेगा जिससे कि T3 T4 का फॉर्मेशन ना हो या कम हो। तो नेगेटिव फीडबैक जब जाएगा तो ये टीएसएच रिलीज करना बंद कर देगा, टीएसएच नहीं रिलीज करेगा तो फिर यहां से टीएच रिलीज नहीं होगा, टीएच रिलीज नहीं होगा तो हाइपो सॉरी थायराइड ग्लैंड के पास में कोई सिग्नल ही नहीं गया, जिसकी वजह से T3 T4 का जो फॉर्मेशन या प्रोडक्शन रहता है ये तुम्हारा कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। तब के केस में फिर ऑटोमेटिक इसका लेवल धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे बॉडी में इस टाइप से फीडबैक मैकेनिज्म चलते हैं। कोई सा भी हार्मोन अगर रिड्यूस होता है तो वो फीडबैक फीडबैक भेजता है किसके पास, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी के पास। इस केस में हाइपोथैलेमस के पास भेजने वाला हुआ। क्लियर। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें कि तुम्हारा डायरेक्ट सिग्नल जो रहेगा सीधा पहुंचेगा किसके पास, पिट्यूटरी के पास, क्योंकि भाई ग्लैंड्स का कंट्रोल जो रहता है मोस्टली पिट्यूटरी के पास होने वाला होगा। क्लियर। हाइपोथैलेमस के पास अगर जाओगे तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा उसमें, हालांकि जो मैकेनिज्म जो है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू मोस्टली आते हैं, बाकी कुछ जो फीडबैक रहते हैं तुम्हारे पिट्यूटरी को भी डायरेक्टली दिए जाते हैं। क्लियर है, क्लियर। तो ये कोने में चिपकाओ, कोने में उधर। दिख रहा है क्या, हाँ चलो जितना भी दिख रहा है, क्योंकि इसको तो तुमको समझना है। अब ध्यान दो, अब हम लोग को देखना सिंपल क्वार्टर होता कैसे। जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये हाइपो के केस में बोलने का मतलब T3 T4 का जो लेवल रहेगा ये हमारे बॉडी में डाउन मतलब कम हो जाएगा, इस केस की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दो, जब हमारे बॉडी में T3 T4 कम होता है तो ये बेसिकली सिंपल क्वार्टर, इसको बुक में जो लिखा हुआ है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। क्लियर, लिख लो। अब समझो, हम लोग का तो डाइट में हमारे बॉडी में प्रॉपरली अब आयोडीन ही नहीं पहुंचा, आयोडीन अभी नहीं है, तो भूल जाओ अभी आयोडीन हमारे बॉडी में है। अब समझो ध्यान से कि बॉडी में जब आयोडीन नहीं आया हुआ है तब के केस में T3 T4 लेवल कम हुआ है। अभी साइक्लिक फॉर्म में आएंगे वापस, यहीं पे ध्यान देना। T3 T4 का लेवल कम हुआ है, अब जैसे ही T3 T4 का लेवल कम होता है यहां से ये पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस से टीएसएच, टीएसएच के बाद टीएच, टीएच के बाद में फिर फाइनली थायराइड के पास में पहुंचेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर। अच्छा ये TSH आ रहा है भाई, और थायराइड हार्मोन ने TSH है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर, वो वहां पे थोड़ा सा छूट गया।
ठीक है, TSH RH वो रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन कब आएगा? जब पॉजिटिव फीडबैक आएगा, और जब नेगेटिव फीडबैक आएगा तो यहां से ये IH, इसको ना लिखो, क्लियर? तो वहां से ये आने वाला होगा, क्लियर है? ठीक है, चलो तो अब ध्यान देना, जैसे T3 T4 का लेवल कम हुआ, T3 T4 का लेवल कम होने के बाद पॉजिटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस के पास में, वहां से फाइनली TSH पहुंचेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग, सॉरी थायराइड ग्लैंड के पास में, और थायराइड के पास आने के बाद ये जो है ये T3 T4 बनाने का कोशिश करेगा, लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा ध्यान दो और प्रीवियस टॉपिक को याद करो जो मैंने तुमको लिखवाया था। T3 T4 जो हार्मोन्स हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब प्रोटीन चेन में तुम्हारे 3 आयोडीन जुड़ेंगे तो T3 बनेगा, और प्रोटीन चेन में ही अगर तुम्हारे 4 आयोडीन जुड़ेंगे तो वो T4 बनाएगा। मैंने पहले ही क्या बोल दिया है कि हमारे बॉडी में आयोडीन का डेफिशिएंसी है, मतलब आयोडीन कम है। आयोडीन ही अगर कम रहेगा तो भाई तुम जितना भी फीडबैक मैकेनिज्म चला लो, आयोडीन ही नहीं है तो प्रोटीन में बाइंड किसके साथ करेगा? प्रोटीन में बाइंड करने के लिए जब आयोडीन ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है तुम्हारा T3 और T4 बनेगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं बनेगा। तो होता क्या है इस केस में, ये जो ग्लैंड रहता है ये अपने सेल्स को एनलार्ज करना स्टार्ट करता है, क्लियर? अपने सेल्स को एनलार्ज करना चालू करेगा, अपने सेल को और ज्यादा क्या बोलते हैं उसको बढ़ाएगा, ताकि T3 T4 किसी ना किसी तरीके से फॉर्म हो जाए, लेकिन होगा ही नहीं क्योंकि बॉडी में तो आयोडीन का कमी है। आ रहा बात समझ में? तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन किसी भी तरीके से T3 T4 बनाने के चांसेस ही नहीं होंगे, जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड जो रहता है ये ग्लैंड का एनलार्जमेंट करेगा, जिसके वजह से ज्यादा सेल्स आए, और ज्यादा से ज्यादा सेल्स अगर होंगे तो हो सकता है कि वहां से T3 T4 का फॉर्मेशन हो जाए, लेकिन आयोडीन ही नहीं है तो T3 T4 का फॉर्मेशन तब भी नहीं होने वाला, और ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट हो जाता है, और लार्ज साइज का तुमको ग्लैंड देखने के लिए वहां पे मिलने वाला होगा। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? क्लियर? चलो ये वाला फ्लो डायग्राम को बाजू में बना लिया क्या? इसको जल्दी बनाओ तो फिर इसको लिखवाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक करके। डन, ठीक है। देखो, तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, ये लिख लिए। अब लिखो व्हेन लेवल ऑफ T3 T4 इज लो, ठीक, then a positive feedback is sent to hypothalamus for the production of T3 and T4. वो नहीं बनाएगा, पॉजिटिव फीडबैक भेजा गया उसके पास ताकि T3 T4 ज्यादा बने, तो ये पूरा सिक्वेंशियल प्रोसेस आएगा उसमें। आ रहा समझ में? यहां से जाएगा हाइपोथैलेमस, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऐसे तुम अगर एग्जाम में लिखने के लिए तो पूरा डिटेल में लिख रहा, तो नहीं देंगे मार्क्स। T3 T4 लो लेवल हुआ, हाइपोथैलेमस वहां से फिर पिट्यूटरी पूरे सीक्वेंस में उतर करके आता है, क्लियर? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4, ठीक, यहां पे लिख लेना बाय थायराइड, बाय थायराइड, थायराइड ग्लैंड से इसको बनवाना है, क्लियर है? तो T3 T4 हाइपो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हेन लेवल लो सेंड पॉजिटिव फीडबैक, T3 T4 प्रोड्यूस कर, प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4 एज ना लिखो, इफ देयर इज lack of iodine then there will be no formation of T3 and T4 as iodine is essential for essential for the production of T3 and T4.
क्लियर, T3 एंड T4 ये एसेंशियल होता है। तो थायराइड ग्लैंड स्टार्ट एनलार्जिंग इटसेल्फ, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंपल गॉइटर। इसी कंडीशन को क्या बोला जा रहा है, सिंपल गॉइटर। आ गया ये समझ में, क्लियर क्लियर। चलो भाई लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, इतने पॉइंट्स लिखो, ये हो जाएंगे तुम्हारे सिंपल गॉइटर के लिए। डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोग को देखना, ये बस दो ही देखना है, हाइपोसिक्रेशन, बाकी जो दो थे उसको मैंने डिटेल वहीं पे बता दिया तुमको, ठीक है। एक का तो देखना ही नहीं है, एक का एक ही लाइन देखना था उसमें से, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपर सिक्रेशन, क्या था इसमें से, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर या ग्रेव डिजीज इसको बोलेंगे। इसे क्या बोलते हैं, ग्रेव डिजीज। क्लियर, ये क्यों होता है, ये तुम्हारे हाई लेवल ऑफ किसके, थायराइड हार्मोन्स की वजह से होने वाला होगा। क्लियर। तो जितना चीज हम लोगों ने पीछे में देखा था, सब इसमें से ऑपोजिट होने वाला होता है। हाँ, एक चीज पिछले में और लिख लेना, इसमें तुम्हारा बॉडी वेट गेन होता है, इसमें बॉडी वेट गेन या बॉडी वेट इंक्रीज। क्लियर, बॉडी वेट इंक्रीज, और इसमें बॉडी वेट डिक्रीज होने वाला होगा। अब ध्यान दो, ग्रेव डिजीज बोलने का मतलब है तुम्हारे किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ T3 T4। अब जैसे मैंने तुमको पहले भी बता दिया था कि T3 T4 का लेवल अगर कम होता है तब के केस में बॉडी में BMR कम हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा, और उसमें से तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, हाँ एक चीज और समझ लेना, गॉइटर आया मतलब कि उसमें से तुम्हारा कोई ना कोई सा ग्लैंड में एनलार्जमेंट होगा ही होगा। क्लियर, मतलब गॉइटर का मतलब ही होता है एनलार्जमेंट। तो गॉइटर आया हुआ, चाहे वो तुम्हारा सिंपल गॉइटर हो, चाहे तुम्हारा एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर हो, इसमें तुम्हारे किसी न किसी लेवल पे, चाहे बहुत ज्यादा हो चाहे कम हो, ग्लैंड जो रहेगा ये तुम्हारा अफेक्ट होगा ही होगा, उसमें एनलार्जमेंट होता ही होता है। इतना समझ में आ गया, एनलार्जमेंट ग्लैंड्स में होने ही वाला होता है। तो इसमें सारे के सारे पॉइंट्स अब लिखते हुए चलो फटाफट, क्या क्या आ जाएगा इसमें, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर जब होता है तो BMR इंक्रीजेस, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है इसको गर्मी ज्यादा लगेगा बॉडी में, क्योंकि BMR बहुत ज्यादा है, मतलब क्या बोलते हैं, BMR बहुत तेजी से चल रहा है, जिसके वजह से इसमें गर्मी बहुत ज्यादा आने वाला होता है। समझ में, उसमें कोल्ड इंटॉलरेंस था, इसमें हॉट इंटॉलरेंस हो जाएगा। क्लियर, तो इसमें हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा। इसमें जो हार्ट रेट है वो भी तुम्हारा इंक्रीज होगा, BMR बढ़ रहा है मतलब हार्ट रेट, उसमें हार्ट रेट डिक्रीज नहीं लिखे हैं, लिखेंगे हार्ट रेट इंक्रीज, ठीक है। पिछले वाले में चिपकाओ हार्ट रेट डिक्रीज। देखो इस टाइप से अगर सीक्वेंस में याद किए हुए रहोगे तो एक आध दो पॉइंट जो छूटे हुए भी रहते हैं वो भी फिर धीरे धीरे याद आना चालू हो जाता है। अब इतने बार बार करके पॉइंट्स है, कितने चीजों को दिमाग में बिठा बिठा करके घूमेगा आदमी। क्लियर, तो इसलिए सीक्वेंस में याद किए हुए रहो ताकि आगे के सीक्वेंस में अगर कुछ नया चीज ऐड होता है तो तुमको वहां पे याद हो जाएगा कि पीछे में क्या छूटा हुआ था। देखो इतने में हम लोगों ने आगे करते करते दो दो तीन तीन पॉइंट्स पिछले वाले का भी हम लोगों ने निपटा लिया है, ठीक है। तो ये तुम भी तरीका अपनाओ
तब जाकर के प्रॉपरली बायो कंप्लीट हो पाएगा। ना तो इतने कंटेंट्स हैं, पंचर हो जाओगे। ठीक है, क्लियर। तो इसमें से अब इसमें एक चीज ध्यान देना, ये जब केस आता है, क्रिटिनिज्म था ना, हाँ इसी में लिखना था, वेट, ठीक। जब ये केस आता है एक्सोप्थालेमिक गॉइटर का, तो इससे इसका जो पेशेंट रहता है उसकी आंखें जो है बाहर आ जाता है, पूरा बाहर नहीं आता, मतलब ऐसे लगता है जैसे आंख अब भी बाहर निकल करके आ जाएगा, मतलब ऐसे उभरा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा उभरा, बहुत भयानक दिखता है। क्लियर, बहुत ज्यादा उभरा हुआ रहता है, बहुत भयानक दिखता है। तो आंखें जो रहता है इसको हम लोग बल्ज्ड आई बोलते हैं। तो इस केस में क्या होता है, कॉज बल्ज आई फेस। बल्ज्ड आई फेस, क्लियर, आंख जो रहता है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो तो इतना पॉइंट इसमें चिपकाओ, जल्दी फटाफट लिखो, जल्दी लिखो जल्दी। बॉडी टेम्परेचर भी हो गया, वेट लॉस, पीछे में वेट गेन लिखे थे, इसमें वेट लॉस करवाएंगे, उसका उल्टा वेट लॉस, वेट लॉस, क्लियर, ठीक, लिखो, डन, गुड, वेरी गुड। अब समझो, अब समझो ये केस होता किस वजह से है, क्लियर। तो समझो ध्यान से, कॉज, देखो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। मैंने अभी तुम लोग को यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म बताया हुआ था, जिसमें कि हाइपोथैलेमस क्या बना रहा है, टीएसएच, सॉरी पिट्यूटरी क्या बना रहा है, टीएसएच बना रहा है। तो ये जो तुम्हारा हार्मोन रहता है, सॉरी ये जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में रहते हैं, ये टीएसएच को मिमिक करना चालू करता है। मिमिक बोलने का मतलब उसको कॉपी करेंगे। टीएसएच को अगर कॉपी करें, टीएसएच का मेन फंक्शन क्या है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, क्लियर है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। तो ये टीएसएच को क्या करेंगे, मिमिक करने वाले होता है, जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड को बार बार पॉजिटिव फीडबैक और जाता है। जैसे मान करके चलो, एक तो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है तुम्हारा T3 T4, लो लेवल हुआ तो इसने पॉजिटिव फीडबैक दिया, यहां तुम्हारा T3 T4 का फॉर्मेशन होना चालू हो गया। साथ ही साथ में जो तुम्हारा एंटीबॉडी है, अगर वो भी तुम्हारा मिमिक करना चालू कर देगा टीएसएच को, तब के केस में मोर अमाउंट ऑफ T3 T4 बनेगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, T3 T4 के लेवल लो होने के वजह से जो पॉजिटिव फीडबैक गया था यहां से, और उसके वजह से T3 T4 का यहां से फॉर्मेशन हुआ है, तो इसके वजह से मान करके चलो कि T3 T4 का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। तब के केस में फिर नेगेटिव फीडबैक जाएगा, इसी के तरफ से क्या जाएगा, यहां से नेगेटिव फीडबैक जाएगा, जिसके वजह से कि T3 और T4 के फॉर्मेशन को वापस से कम किया जाए। लेकिन कौन से केस में, ये सिर्फ और सिर्फ T3 T4 रहेगा तब। अब T3 T4 के साथ में यहाँ पे क्या आ चुका है, प्लस एंटीबॉडी आ चुका है, प्लस एंटीबॉडी आ चुका है। एंटीबॉडी यहाँ पे मिमिक कर रहा है टीएसएच के जैसा, टीएसएच के जैसा अगर मिमिक करेगा तो जाहिर सी बात है ये T3 T4 का फॉर्मेशन ज्यादा करवा देगा। और एंटीबॉडी T3 T4 खुद के लिए पॉजिटिव फीडबैक, खुद के लिए नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। ये तो कोई फीडबैक सिस्टम पे काम करेगा नहीं, इसने सीधा का सीधा टीएसएच के जैसा एक्ट करना चालू कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है थायराइड को, और थायराइड को जब तक पॉजिटिव फीडबैक मिलते रहेगा, ये T3 T4 का फॉर्मेशन करते जाएगा, सीधी सी बात है। अब एंटीबॉडी के लिए किसी भी टाइप का नेगेटिव फीडबैक आएगा ही नहीं। जब इसके लिए नेगेटिव फीडबैक आएगा ही नहीं, तो ये जितना भी नेगेटिव फीडबैक भेज दे, ये तो पॉजिटिव फीडबैक दे ही रहा है उसको, तो इसके वजह से जो T3 और T4 का लेवल रहता है ये बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसी वजह से फिर तुम्हारा हाई, ये जो हम लोगों ने देखा, ठीक है, कौन सा बीमारी देखी भाई, ग्रेव डिजीज, ठीक है। तो ग्रेव डिजीज इसी की वजह से फिर होता है, समझ में आ गया रहेगा ये, क्लियर। ध्यान देना, एंटीबॉडी जो रहता है इसमें मिमिक करना चालू कर देता है टीएसएच को, लिखो, cause antibody of our body starts mimic TSH to produce more T3 and T4. There is no negative feedback mechanism for antibody.
जिसके वजह से T3 T4 का लेवल जो रहेगा ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और फाइनली वो तुम्हारे ग्रेव डिजीज कॉज करने वाला होगा। आ गया ये समझ में? क्लियर? छापो जल्दी, इसको लिखो। फिर छोटे छोटे दो ग्लैंड्स बचेंगे, मतलब दो ग्लैंड्स अभी आएंगे आगे में, उसके बाद में फिर बड़ा सा ग्लैंड आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो खैर आज पता नहीं हो पहुंच पाएंगे कि भी नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लिखो लिखो जल्दी लिखो, दो हार्मोन्स और करवाएंगे। डन। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड कंप्लीट। नेक्स्ट, पैराथायराइड। कौन सा नंबरिंग देख लेना। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड का लोकेशन कहां पे, कल देख लिए थे हम लोगों ने, क्या बोलते हैं, बिहाइंड थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो यहां पे लिख लो बिहाइंड थायराइड ग्लैंड। कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्लियर? 4 ग्लैंड्स होते हैं। ये जो रहेगा ये तुम्हारा, इसको ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है, हार्मोन जो सीक्रेट करने वाला रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं पैराथॉर्मोन। ठीक है, हार्मोन पैराथॉर्मोन बेसिकली तुम्हारा एंटागोनिस्टिक होता है, किसके लिए बोलोगे, तो कल हम लोगों ने देखा था कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो एंटागोनिस्टिक ऑफ कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का सॉरी एंटागोनिस्टिक होता है, जिसके वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन बोल रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। क्लियर? ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। पैराथॉर्मोन अलोंग विथ कैल्सिटोनिन। ठीक है, ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस करवाता है हमारे बॉडी में, तो लिखना प्लस कैल्सिटोनिन परफॉर्म कैल्शियम होम्योस्टैटिस, परफॉर्म होम्योस्टैसिस। क्लियर? तो इसका ये भी तो मैंने तुमको बता ही दिया था कल, कैल्शियम होम्योस्टैसिस को ये मेंटेन कर, मतलब होम्योस्टैसिस बोलने का मतलब होता है एक तुम्हारा लेवल को इंक्रीज करने वाला होगा तो दूसरा लेवल को डिक्रीज करने वाला होगा। अभी शुगर के लिए भी हम लोग देखेंगे, जब आगे पेनक्रियास देखेंगे तो वहां से भी अल्फा सेल बीटा सेल से तुम्हारे ग्लूकेगॉन और इंसुलिन प्रोड्यूस होते हैं। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा, ग्लूकेगॉन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। सेम वैसे यहाँ पे कैल्सिटोनिन और तुम्हारे पैराथॉर्मोन जो है, ये पैराथॉर्मोन जो रहेगा ये तुम्हारा कैल्शियम लेवल को ब्लड में इंक्रीज करेगा, और जो कैल्सिटोनिन है ये लो लेवल लो करने वाला होगा, मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल को लो करने वाला होगा। क्लियर है? क्लियर? तो इस हिसाब से ये अभी देखेंगे इसको भी, ये किस टाइप से काम करेंगे। पहले इतने को लिखो जल्दी, फिर उसका मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाओ कि पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन किस टाइप से काम करते हैं। पहले लिख ले, नहीं पहले इतने को लिख लो, क्या कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, थोड़े थोड़े करके करो, समझ में आएगा। लिखो 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 फटाफट लिखो, फिर इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ कि कैसे काम करेंगे, जल्दी। डन। अब देखो, जैसे मान करके चलो कि हमारे बॉडी में क्या बोल रहे थे भाई उसको, हाँ कैल्शियम लेवल जैसे मान करके चलो हमारे बॉडी हमारे ब्लड में ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना हाई कैल्शियम लेवल, और एक ले लेंगे लो कैल्शियम लेवल।
हाई कैल्शियम लेवल, लो कैल्शियम लेवल। ध्यान दो, जब हाई कैल्शियम लेवल होता है तो जाहिर सी बात है इसमें अब तुम्हारे एक्शन में आ जाएगा कौन, कैल्सिटोनिन। और ये क्या करवाएगा फिर, ये यूरिन से हो, तुम्हारे बॉडी से हो, यहां से कैल्शियम को पास करवाता है, पास करवाता है, ठीक है, बाहर निकलने के, तब ना भाई ब्लड में कम होगा कैल्शियम का लेवल। साथ ही साथ में जो कल मैंने तुमको बताया था जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से या फिर इंटेस्टाइन समझ लो, वहां से कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को कम करवाएगा। क्लियर, तो ये रिलीज कैल्शियम, कैल्सिटोनिन आएगा और रिड्यूस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। बाय, एक काम कर, रुको थोड़ा सा मैं इसको साइड कर दूं, उसको थोड़ा सा लिखना है अच्छे से, ये तो कल लिख भी चुके थे। चलो, रिड्यूस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये कैल्शियम लेवल को ब्लड से कम करने वाला होगा बाय रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम ब्लड वाया यूरिन, वाया यूरिन और in the form of other waste। in the form of other waste। क्लियर, ठीक है, अदर वेस्ट के साथ में ये यूरिन से, सॉरी यूरिन से या तो कैल्शियम लेवल को ये बाहर निकालने, अब यूरिन से कैसे बाहर निकालेगा, जाहिर सी बात उसका रीअब्जॉर्प्शन कम करवा देगा डीसीटी से, डीसीटी से हो गया, कलेक्टिंग डक्ट से हो गया, वहां से हो रहा था ना ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, तो उसको ये रीअब्जॉर्प्शन, उसको ये क्या करवा देगा, कम करवा देगा और उसको सीक्रेट करवा देता है बॉडी से बाहर। नेक्स्ट यहां से हो जाएगा रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट। क्लियर, चलो अब लो लेवल जैसे ही होता है कैल्शियम का, यहां पे तुम्हारा काम करने के लिए अब रोल में आ जाएगा पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन बेसिकली ये तुम्हारे कैल्शियम लेवल को क्या करने वाला है, अब बढ़ाने वाला है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये इंक्रीज कैल्शियम लेवल। और इसी में फिर बीमारी आ जाता है ओस्टियोपोरोसिस का। ओस्टियोपोरोसिस याद है क्या, बोन्स जो रहते हैं उसमें पोर्स बनना चालू हो जाता है, तो जाहिर सी बात है जब ये इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल को, तो कोई इसको अगर सोर्स नहीं मिलता, सबसे पहला सोर्स इसको दिखेगा बोन, क्योंकि बोन्स जो हमारे बॉडी में रहते हैं हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम होते हैं, वहां से कैल्शियम को निकाल करके ब्लड में मिलाएगा। जब ये कैल्शियम को बोन से निकाल करके ब्लड में मिलाता है तो फिर बोन्स में तुम्हारे पोर्स बन जाते हैं, और इसी के वजह से एक और डिसऑर्डर तुम्हारा यहां पे आ जाएगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर, क्लियर, चलो तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कैल्शियम लेवल बाय रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम बोन। ठीक है, डिसऑर्डर इसका लिखेंगे, अच्छा लिख लेंगे, चलो बुक में तो दिया नहीं है खैर, लेकिन लिखवा देंगे। दो डिसऑर्डर आएंगे, या तो कम कम होता है, तो कम होने के केस में ये हो जाएगा तुम्हारा, एक तो टिटेनी होगा, क्लियर, और एक इसमें से आ जाएगा तुम्हारा ये ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, चलो तो रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम बोन, अच्छा उसको ना लिखो भाई, उसको तो पिछले में लिख ही चुके हो, इसी का एग्जांपल लिख लेना यहीं पे। रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम बोन कैन कॉज ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस पहले नंबर। दूसरा,
इसको फ्लो डायग्राम में करवाएं क्या? वेट, फ्लो डायग्राम में करवाते हैं। एक तो किस हिसाब से ये बढ़ाया है समझ में आ गया, किस हिसाब से बढ़ाया है समझ में आ चुका रहेगा। सेकंड ये किस हिसाब से बढ़ाता है देखो, अब ये जो है पैराथॉर्मोन जो है, जैसे ही तुम्हारा कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, अब सिग्नल भेजेगा किसको? किडनी को। किडनी, किडनी के पास क्या होता है? जेजी सेल्स होता है। जेजी सेल्स जो रहता है यहां से तुम्हारा एक कैल्शियम ट्रायोल, कैल्सीट्रायोल, ये कैल्सीट्रायोल प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया? क्या प्रोड्यूस कर, जेजी सेल क्या प्रोड्यूस करेगा? कैल्सीट्रायोल प्रोड्यूस करेगा। कैल्सीट्रायोल वो तुम्हारा सब्सटेंस है जो कि जीआई ट्रैक्ट से ज्यादा कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाता है। कैल्सीट्रायोल प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन या कैल्शियम, प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम वाया जीआई ट्रैक्ट, वाया जीआई ट्रैक्ट। ये समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी पीछे में आ चुका है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखो। किडनी, किडनी के पास फीडबैक जाएगा, किडनी से जेजी सेल्स एक्टिवेट होंगे, जेजी सेल्स में प्रोड्यूस करेगा कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल जो रहेगा ये तुम्हारा फाइनली जो जीआई ट्रैक्ट हम लोग का इंटेस्टाइन है, वहां से कैल्शियम का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवाएगा, जिसकी वजह से फिर से ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? ये क्लियर? चलो फटाफट छापो इसको, जल्दी लिखो जल्दी, एक हार्मोन और करेंगे। डन। नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड, छोटा है वो भी जल्दी निपट जाएगा। चलो थाइमस ग्लैंड्स, बेसिकली इसका लोकेशन की बात करेंगे तो हम लोग का जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम के पीछे में डोर्सल पार्ट ऑफ स्टर्नम, और उसके पीछे में होता है ऑर्टा, तो ऑर्टा के सामने में आएगा। ठीक है, तो वेंट्रल पार्ट ऑफ ऑर्टा और डोर्सल पार्ट ऑफ स्टर्नम, तो लोकेशन में लिख लो डोर्सल पार्ट ऑफ स्टर्नम और वेंट्रल पार्ट ऑफ ऑर्टा। ठीक, हार्मोन, हार्मोन ये कौन सा सिक्रेट करने वाला होता है बोलोगे? तो थाइमोसिन्स। क्लियर? मेन फंक्शन इसका अगर देखेंगे तो इसका मेन फंक्शन होता है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में ये हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प्स इन इम्यूनिटी। इसको लिखना बाद में, पहले एक पॉइंट इसमें और चिपका लो। ये इकलौता ऐसा ग्लैंड है, ये इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो एज बढ़ने के साथ साथ रिड्यूस होते जाता है। क्लियर? एज बढ़ने के साथ साथ रिड्यूस होते जाता है, तो ध्यान से समझो, क्योंकि ये हेल्प्स इन इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी में हेल्प करने वाला होता है, ये इम्यूनिटी को ये रेगुलेट करने वाला होता है। तो जो ओल्डर एज पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। क्लियर? क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ ये जो ग्लैंड है इसका साइज धीरे धीरे क्या होते जाएगा? तुम्हारा छोटा होते जाता है। आ गया ये समझ में? क्लियर? छोटा होने की वजह से जो ओल्डर एज पर्सन होंगे या पीपल्स होते हैं, उनके बॉडी में इम्यूनिटी ठीक तरीके से काम नहीं करता, वीक इम्यूनिटी उनका होता है। क्लियर? क्लियर? तो हेल्प्स इन इम्यूनिटी, और इसमें लिख लेना ओनली ग्लैंड whose size reduces with the increase in age. क्लियर?
तो यहां पे एक और लिख लेना, ओल्डर एज पीपल हैव वीक इम्यूनिटी। हैव वीक इम्यूनिटी, ठीक है, क्लियर। हेल्प्स इन इम्यूनिटी, ये टिश्यू डिफरेंशिएशन करवाएगा, ठीक है। हेल्प्स इन इम्यूनिटी बाय टिश्यू डिफरेंशिएशन लिख लो, बाय टिश्यू डिफरेंशिएशन। लिखो तो भाई इतना, एक्चुअली में इसको पता नहीं क्या है, स्क्रीन में ये रगड़ रहा है, खोल करके मैं एक बार चेक कर, लिखो लिखो इतने को लिखो, फिर एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, छोटा सा फैक्ट लिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, ये इम्यूनिटी में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अब ध्यान देना। हालांकि इसके बारे में तो हम लोग को नेक्स्ट ईयर देखना है, मतलब 12th में देखना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी थोड़ा मोड़ा समझो। जो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी, ठीक है, हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी रहता है, ये तुम्हारे दो टाइप से होता है। एक तो हो जाएगा सेल मीडिएटेड, एक हो जाएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो रहता है, बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा टी सेल या टी लिम्फोसाइट बोल सकते हैं इसको, टी सेल या फिर लिम्फोसाइट। इसके भरे पड़े लिम्फोसाइट के भी टाइप, ठीक है, वो हम लोग 12th में देखेंगे, बहुत डिटेल में है वहां, मतलब पूरा डिटेल में है वहां पे। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी जो रहता है, बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स। ठीक, इसी से तुम्हारा बनने वाला होगा एंटीबॉडी। इसी से क्या बनता है, एंटीबॉडी। तो बुक में इन्हीं दोनों के बारे में लिखा हुआ है कि इसका जो जो तुम्हारा थाइमोसिन है, थाइमोसिन से जो है रहेगा, ये तुम्हारे सेल मीडिएटेड टी सेल या टी लिम्फोसाइट को भी ये क्या करता है, डिफरेंशिएट करवाता है, मतलब टी लिम्फोसाइट को ये डिफरेंशिएट करवाता है, और साथ ही साथ में एंटीबॉडी का भी फॉर्मेशन करवाने वाला होगा। क्लियर है, क्लियर। तो यहां पे लिख लेना ये कि डिफरेंशिएट टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट टी लिम्फोसाइट और प्रोडक्शन ऑफ, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। आ गया ये समझ में, क्लियर। बस इतने में से तुम्हारा ये ग्लैंड भी हो गया कंप्लीट। क्या था ये, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई फटाफट इतने को नोट डाउन करो, आज के लिए इतना ही देखेंगे, क्योंकि अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थोड़ा सा है, जैसा हम लोगों का पहले वाला ग्लैंड लंबा गया हुआ था, वैसे ये भी थोड़ा सा खिंचाएगा, बहुत ज्यादा तो है नहीं, कंटेंट्स कम है लेकिन समझाने वाले एलिमेंट्स ज्यादा है। क्लियर, चलो 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 फटाफट इसको नोट डाउन करो जल्दी।